Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464, and of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर। Foreign portfolio investors pump in over 14,600 crore rupees into Indian equity markets in October. Domestic markets to focus on corporate earnings results, tariff news and IPOs for Qs next week. And global gold prices declined for the second straight week to around $4,000 per ounce. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत के शेयर बाजार में अक्टूबर में 14,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। अगले हफ्ते देश के शेयर बाजारों का फोकस रहेगा कंपनियों की आमदनी, अमेरिकी टैरिफ की खबरों और आईपीओज पर, और विश्व बाजार में लगातार दूसरे हफ्ते की गिरावट के साथ सोना $4,000 प्रति औंस पर। May we remind our listeners that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करें। 3 महीने तक भारतीय शेयर बाजारों से लगातार पैसे निकालने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर में यानी पिछले महीने यहां 14,610 करोड़ रुपए का निवेश किया। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने पिछले महीने भारतीय ऋण बाजार में भी 3,507 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह अक्टूबर में भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों का कुल निवेश 18,117 करोड़ रुपए का रहा। इससे पहले सितंबर में उन्होंने भारत के शेयर बाजारों से 23,885 करोड़ रुपए, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपए और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपए निकाले थे। आइए कुछ कॉलर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। सहारनपुर से विवेक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हाँ, मार्केट मंडा टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार। नमस्कार। मेरी एज 36 ईयर्स है और मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा 8 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो इस प्रकार है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इसमें मैं मंथली एसआईपी करता हूँ 5,000 रुपए की। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, इसमें भी मंथली एसआईपी है 5,000 रुपए की। एसबीआई कॉन्ट्रा, इसमें भी मंथली एसआईपी 5,000 की है। एडलवीज मिड कैप 1,500 रुपए की मंथली एसआईपी है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें भी 1,500 रुपए की मंथली एसआईपी है। ये सभी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के लिए हैं। मेरे 2 प्रश्न हैं, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है या इसमें किसी करेक्शन की जरूरत है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या हमें कुछ अमाउंट डेट फंड में भी निवेश करना चाहिए? और मैं जो अपना पोर्टफोलियो है एग्रेसिव बनाना चाहता हूँ, क्या उसके लिए पोर्टफोलियो सिलेक्शन सही है? और इक्विटी डेप्ट में कितना रेशो होना चाहिए? क्योंकि मेरी 36 ईयर्स है और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 7 या 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, तो उसके लिए गाइड करें सर।
विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने काफ़ी सही समय पे, जिसको कहते हैं अपने, लगभग मेरा अंदाज़ा रह रहा है कि अगर आप ऑलरेडी 8 साल से कर रहे हैं निवेश और अभी आपकी उम्र 36 की है, तो आपने लगभग अपने बहुत मैं सही मानता हूँ कि करियर के शुरुआत से निवेश करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप आपने लिया है। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से आपको पिछले 8 साल में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फ्रूट मिलना, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, आपने अच्छे फंड्स चुन रखे हैं, एक जिसको कहते हैं एक वेल डाइवर्सिफाइड है आपके पोर्टफोलियो में। मेरे को फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और उनके साथ में एक रिटर्न्स को बूस्ट करने के लिए अलग से आपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी रखा हुआ है, और एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में वेरिएशन लाने के लिए आपने कॉन्ट्रा फंड भी डाला हुआ है। फंड्स की चॉइस भी ठीक है आपकी, अच्छे फंड्स है। तो पोर्टफोलियो आपका बढ़िया है, आप इसमें निवेश करते रहिए। जहां तक की बात है कि डेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मेरा मानना है जरूर होना चाहिए, एक थोड़ा सा पोर्शन होना चाहिए। अब वो कितना होना चाहिए डिपेंड करता है कि आप अपने गोल से कितनी दूर हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए अगर अभी आप आराम से 10-12 साल दूर है, जैसे कि आपने कहा है, तो आमतौर पे एक 70-30 या 80-20 का रेशियो सही रहता है, जिसमें कि 80% आपका इक्विटी है, 20 आपका डेट है। उससे होता यह है कि जब भी आप अपना एक ईयरली बेसिस पे एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करेंगे, तो आप को वहां पे सहायता रहेगी। अगर कभी आपको लगा कि मार्केट काफी नीचे गया, तो वहां पे होगा क्या कि आपका जो इक्विटी का पोर्शन है वो नीचे जाएगा, और आप उस जो 20% का डेट है उसका इस्तेमाल करके आप इक्विटी में और निवेश कर पाएंगे ऑटोमेटिक तरीके में रीबैलेंसिंग करके, जिससे कि उस वक्त आप और सस्ते में खरीद पाएंगे। तो थोड़ा सा डेट रखिए अपने पोर्टफोलियो में, और जैसे जैसे गोल के पास पहुंचते जाएंगे उस डेट के पोर्शन को बढ़ाते रहिए और इक्विटी को कम करते रहिए। ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली। योगेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी, गिरिंदर जी को नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो मदर है उनकी अराउंड 50 ईयर्स है, तो उनके पास में जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है, कुछ निवेश में है, और कुछ पीपीएफ से जो पुराना निवेश था वो पैसा मैच्योर होने वाला है। तो अब हम तो सजेस्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा जाए उस पैसे को, पर आपके हिसाब से क्या उनको किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखना चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड में ज्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है और उतना ही सिक्योर माना जाए? युकेश जी, यहाँ पे सबसे पहले जरूरत है ये चेक करने की कि क्या उनको एक मंथली इनकम की या एक क्वार्टरली इनकम की, रेगुलर इनकम की उस पैसे से आवश्यकता है, या जो बाकी की इन्वेस्टमेंट्स है उससे उनकी उस एक रेगुलर इनकम की आवश्यकता पूरी हो रही है। अगर वो चाहते हैं कि इस एक अमाउंट से वो रेगुलर इनकम भी जनरेट करे जिस पे वो डिपेंड करते हैं, तो आप बेशक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाइए। बहुत ही अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट द्वारा एकदम गवर्नमेंट बैक्ड है, और आपको आज की तारीख में 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है गारंटेड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और वहीं पे अगर उनकी इनकम की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, तो फिर वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में भी रख सकते हैं, नहीं तो पीपीएफ में भी आप थोड़ा सा अमाउंट छोड़ सकते हैं। आप उसको एक्सटेंड करा सकते हैं बिना एनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के, और उसमें भी आप साल में एक दफा आपको विड्रॉ करने की जो है छूट मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। 7.1% आज की तारीख में वहां पे मिल रहा है टैक्स फ्री, जो कि आपके एक फिक्स्ड इनकम पोर्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो सारा का सारा अमाउंट है वो फिक्स्ड इनकम में ना रहे, कुछ एक अमाउंट आमतौर पे 1/3 जिसको हम कहते हैं पूरे पोर्टफोलियो का, इक्विटी में जरूर निवेश हो। तो इस तरीके से आप चुनाव कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से अमित। अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार। रस्तोगी सर, से मेरा प्रश्न ये है सर कि कभी कभी लगता है ना कि सर की सिप सही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और कभी कभी लगता है कि लमसम ही सही है, क्योंकि कई बार देखने में आता है सर कि विद इन 1 वीक में एनएवी की सेट वैल्यू डाउन हो जाती है, एनएवी की वैल्यू डाउन होती है, तो उस दौरान लगता है कि ये सर लमसम ही सही था। और एक सवाल ये भी है सर कि साथ ही अगर किसी म्यूचुअल फंड का साइज, लाइक मान लो कि आप 5,000 करोड़ की है आज की डेट में, और एक महीने बाद एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि 10,000 करोड़ की हो जाती है, तो क्या उनकी एयूएम बड़ा होने से कोई रिस्क बढ़ जाता है, या ये दोनों बात है? धन्यवाद सर। अमित जी, जो आपका पहला सवाल है लमसम या सिप, देखिए जब भी हम लमसम में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं एक सही टाइमिंग की, कि क्या हमने सही समय पे निवेश किया है। सही समय का यहाँ पे मतलब है कि मार्केट उस वक्त बॉटम पे था या नीचे था और उसके बाद ऊपर ही गए। देखिए मेरे अनुभव में ये 1-2 दफा तुक्के से, या फिर जब हम लोग पास्ट रिटर्न्स देखते हैं
तब सही होने की आशंका ज्यादा होती है, बट जब प्रैक्टिकली करते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वहीं पे जो सिप है उसका आविष्कार वहीं के लिए वो इस रिस्क को जो है बहुत ही मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि वो आपका पैसा जो कॉस्ट ऑफ परचेज है एवरेज कर देता है। तो जब भी आप इक्विटी में निवेश करेंगे तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इस रिस्क को, जो टाइमिंग का रिस्क है, गलत टाइमिंग का रिस्क है, उसको मिनिमाइज करने के लिए आप जरूर सिप करें। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा इकट्ठा है भी तो भी उसको एक साथ ना लगाए, उसको कुछ समय में बांट कर लगाए। और इन्होंने पूछा था कि जब AUM बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी का तो कोई खतरा है, रिस्क है? हाँ जी, तो जो ये दूसरा सवाल है, ये देखिए आमतौर पे जो सारे फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप या डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं या लार्ज कैप फंड्स होते हैं, वहां पे इसकी दिक्कत एज सच नहीं होती। स्मॉल कैप फंड्स में जब बहुत ज्यादा AUM बढ़ जाता है तो फंड मैनेजर्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आमतौर पे जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो फंड मैनेजर्स अपने आप गेट्स लगा देते हैं, वो इन्वेस्टर्स का पैसा लेने पे पहले ही रोक लगा देते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड्स है, जो हमारे जो कानून बने हुए हैं, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि वो इन्वेस्टर के लिए पहले से ही सोच लेते हैं। और जहां फंड मैनेजर को लगता है, उसके पीछे देखिए मोटिव ये होता है कि स्मॉल कैप फंड में जो पैसा है वो लगाने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और जब पैसा बहुत बढ़ जाता है, AUM बहुत बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टर्स ने बहुत भरोसा दिखा करके बहुत ज्यादा पैसा दिया है। तो वहां पर जो फंड मैनेजर है उसको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है, और ज्यादा अच्छे स्टॉक्स देखने पड़ते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा गया कि अगर कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए दिक्कत हो रही है या थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो वो लोग अपने आप लिमिट्स लगा देते हैं। तो आप इस सब पे इतना ना सोचे, अभी आप पास्ट परफॉर्मेंस पर ध्यान दे करके आप अपना सिप के जरिए से इन्वेस्टमेंट कीजिए। Okay, Subodh, I see that from Delhi we are getting a lot of calls today. Our next caller is also from Delhi, Varun. वरुण जी अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मार्केट मंत्र टीम को मैं 2006 से मैं रेगुलर सुनते आ रहा हूँ मार्केट मंत्र, और इससे मेरे को बहुत हेल्प मिला अपना पोर्टफोलियो, अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन था SIF का बारे में, जो SIF म्यूचुअल फंड का जो रिसेंट लॉन्च हुआ है। तो मेरी जानकारी है एक फंड का बारे में, तो क्या मैं SIF में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अभी क्या ये इस टाइम सही है जो SIF में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपीज। और म्यूचुअल फंड में भी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी तकरीबन काफी बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया हमने धीरे धीरे मार्केट मंत्र सुन के। तो क्या अलग अलग और भी जो AUM आ रहा है उस इंतजार करना चाहिए ना, इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? प्लीज सजेस्ट कीजिए। वरुण जी, जो आपका पहला सवाल था SIF में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि आपने खुद ही उसमें कहा कि उसमें एक जो मेन डिफरेंस है उसमें यह है कि जो टिकट साइज है वो 10 लाख रुपए है, और उसमें बस कुछ और अंदर थोड़े से रेगुलेशंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसमें फंड मैनेजर्स को डेरिवेटिव्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की छूट होती है। बट मेरी सलाह रहेगी कि अभी आप SIFs में ना जाए। देखिए, कोई भी ऐसे एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में निवेश करने से पहले अच्छा रहता है कि हम लोग उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड और उसके एक पास परफॉर्मेंस देख करके, जांच करके, तसल्ली करके फिर उसमें अपना पैसा लगाए। और ये SIFs अभी अभी नए आए हैं और इनका एक्चुअल में कैसा परफॉर्मेंस रहता है वो सब देखने के लिए अभी हमारे पास बिल्कुल डेटा नहीं है। और जैसे कि आपने कहा, आप खुद म्यूचुअल फंड्स में अच्छे खासे टाइम से निवेश कर रहे हैं, और एक जो बेसिक पर्पस है हमारा वहां से बहुत अच्छे से हमारा पूरा हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश करें। SIFs को अभी थोड़ा सा समय दीजिए, उनको एक हिस्ट्री बिल्डअप करने दीजिए, फिर उनके नंबर्स देख करके, ट्रैक रिकॉर्ड देख करके फिर उसमें निवेश कीजिए। जी, दिल्ली से रिंकू हमारे साथ है। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं नया कॉलर हूँ। मैं लगभग 2003 से आपका ये म्यूचुअल फंड सुन रहे हैं, ये मार्केट मंत्रा। और मैं सर 41 वर्ष एज है। मैं सोचते हैं कि कोई निवेश हो म्यूचुअल फंड द्वारा, ऐसा भी करना चाहता है सर। इसके लिए मेरे जानकारी चाहिए। 41 एज है। आप कितना पैसा कितने वक्त के लिए लगाना चाहते हैं? सर, मैं मजदूर लोग हैं, सभी लोग जो फैक्ट्री में लेबर के काम करते हैं, इससे सर हैं।
रिंकू जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आप पैसा निवेश करना चाहते हैं उसमें आप सबसे पहले तय कीजिए कि वो कौन सा पैसा है जिसकी आवश्यकता आपको 5 साल के बाद होगी और वो कौन सा पैसा है जिसकी आवश्यकता 5 साल से पहले होगी। जो 5 साल से बाद का पैसा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में केवल वही पैसा लगाए। आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। इक्विटी इंडेक्स फंड अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो फिर ये बेसिकली जो देश की इकोनॉमी है उसकी जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप सेंसेक्स का चुनाव करते हैं तो जो सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं और निफ्टी का करते हैं तो सबसे बड़ी जो 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स में, उनकी ग्रोथ में, उनके बिजनेस में आपका वो पैसा एक तरीके से लगेगा। तो जैसे जैसे वो ग्रो होएगा उसमें उसका एक मुनाफे का आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक शेयर आपको भी मिलेगा। तो बाकी शुरुआत में आप बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगाए, आप देखिए उसको 3-4 महीने करके कि कैसा होता है, और चाहे तो एक दफा आप फुल साइकिल लीजिए, उसको रिडीम करके भी देखिए और फिर उसमें निवेश करें। और जो 5 साल से कम का पैसा है वो आप बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट या बैंक एफडी का में निवेश उसको कर सकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। और विपिन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से। विपिन जी अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे 2 सवाल है। मेरे ये कि बैंक में मेरी एफडी है, बैंक में एफडी में वो ये बोलते हैं कि आपको हम कंपाउंड ब्याज भी देंगे। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, ब्रांच में हम पूछते हैं, प्राइवेट ब्रांच में बैंक में, तो उन्होंने ये बताया कि आप हमारे जो म्यूचुअल फंड का जो हमारा स्टाफ है वो देखता है, आप उनके पास आइए, आप उनसे मीटिंग कीजिए, फिर आपको समझा देंगे। ये म्यूचुअल फंड के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा समझने के लिए, और म्यूचुअल फंड में पैसा प्राइवेट बैंक के थ्रू लगाने के लिए, इसके बारे में थोड़ा हमें गाइड कीजिए। धन्यवाद। जो ये म्यूचुअल फंड से देखिए, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि आप एक तरीके से अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप एक इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। और जो बैंक का स्टाफ है आप बिल्कुल जाइए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए, उनसे कहिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आमतौर पे क्या होता है कि जब भी हम बैंक में किसी एजेंट से सहायता लेते हैं तो वो लोग म्यूचुअल फंड्स कह करके कहीं दफा एक यूलिप नाम की चीज भेज देते हैं जो कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है। उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप उनसे पूछिए कि उसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है। अगर आपको उसमें एक इंश्योरेंस कवर मिल रहा है तो वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वो यूलिप है। आप उसमें निवेश मत कीजिएगा क्योंकि वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट हो जाता है और उसमें रिटर्न्स अच्छे नहीं रहते। वो देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, बट कंपैरेटिवली वो काफी उसका जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो काफी हाई होता है। तो उसको अवॉइड कीजिएगा। इंश्योरेंस के लिए एक प्योर टर्म प्लान लीजिएगा और म्यूचुअल फंड्स के लिए आप एक इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। जी, भोपाल से शंकर हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते मार्केट मंत्रा जी, नमस्कार। फंड के एक्सपर्ट को। सर, ये आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड है, क्या इसमें सब्सक्रिप्शन खुला हुआ है? अगर मेरे पास कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है तो क्या एक इसमें लेने से कुछ एडवांटेज रहेगा? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छे चलते हैं और जैसे मुझे समझ में आया कि सारी दुनिया का पैसा अमेरिका में ही जाता है घूम करके। तो ऐसा कोई फंड है जिसमें विच ओनली इन्वेस्ट इन डिफरेंट नैस्डैक, लाइक नैस्डैक या जापानीज निक्की और जर्मन डैक, ऐसे फंड आपस में करता हो जिससे एक और अच्छा एक्सपोजर और बेटर चर्निंग मिले मनी की इंटरनेशनल लेवल पे? थैंक यू सर। देखिए, अभी इंटरनेशनल फंड्स काफ़ी सारे हैं हमारे पास, लेकिन अभी के तौर पे जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स अभी पैसा नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जो एक सरकार द्वारा लिमिट होती है इंडस्ट्री के बाहर के फॉरेन इक्विटीज़ में पैसा लगाने की, वो लिमिट अभी पूरी हुई है। तो इसलिए बहुत ही कुछ फंड्स है जो पैसा ले रहे हैं जो अभी तक वो लिमिट ब्रीच नहीं कर पाए हैं और बाकी के जो फंड्स है वो ले रहे हैं। पर्टिकुलरली एबीएसएल इक्विटी की जानकारी अभी मेरे पास नहीं होगी, आप अगले सप्ताह कॉल कीजिएगा, उसमें मैं आपको बता पाऊंगा। All right, let's take the next news of the day. After snapping 4 weeks of rising streak last week, domestic markets will focus on corporate quarterly earnings, tariff news, multiple IPOs and global trends for Qs in a holiday-shortened week. The equity markets will remain closed on account of Guru Nanak Jayanti on November the 5th.
Last week, the Sensex slipped 0.3% during the week to end at 83,939, and the Nifty also dipped 0.3% to close at 25,722. Next week, corporate results will be at the center of attention, with several large companies across sectors announcing their July-September quarter earnings. On the India-US trade tariff front, Commerce Minister Piyush Goyal said India is in the final stages of concluding a bilateral trade agreement with the US, with parallel negotiations continuing with the European Union. The IPO market will witness 5 new initial public offerings opening for subscription next week, 2 on the main board and 3 in the SME segment. Additionally, 5 companies are set to make their stock market debut. आइए और हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, जिसमें हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23421050 और 23310464 पर। और अगली खबर यह है, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। पेश है सौम्या सेन की रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों से स्टेशनरी उत्पादों पर टैक्स कम होने से परिवारों और छात्रों को बड़ी राहत मिली है। संशोधित कर ढांचे के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर, इरेजर और पेंसिल जैसी वस्तुओं को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार पेंसिल बॉक्स और गणितीय उपकरण सेट जैसे शिक्षण सामग्री पर पहले के 12% के बजाय कर की दरें अब केवल 5% हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पुणे के एक अभिभावक अतुल देश पांडे ने स्टेशनरी वस्तुओं पर जीएसटी कम करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले की सराहना की है। मेरे 2 बच्चे, छोटा लड़का 3री कक्षा में पढ़ता है और बड़ी लड़की है वो 6ठी कक्षा में पढ़ती है। नए जीएसटी दरों के वजह से जो स्कूल का खर्चा है वो खर्चे में बचत होगी और जो कुछ बचत होगी वो हम अच्छी तरह का शिक्षा अपने बच्चों को देने के लिए यूज कर सकते। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कटौती से परिवारों के लिए शिक्षा पर होने वाले खर्च में कमी आई है और घरेलू स्टेशनरी विनिर्माण को बढ़ावा मिला है। दृष्टि के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। Akar, if we could, just discuss about the TER, the total expense ratio, the consultation paper which SEBI has come out with. What are its implications on the common man, on the common investor? Sure. So basically the implications are likely to be a lower cost and better transparency. So if I have to just sum up and tell about the most significant change which has been proposed. So one is that besides all the expenses, there are certain charges which a fund incurs when they are making transactions in the stocks. While buying they have to pay a certain kind of brokerage. So SEBI has proposed to reduce that limit of brokerage which is allowed. So earlier it was allowed up to 12 basis points on normal transactions and up to 5 basis points when trading in derivatives. So SEBI has proposed to bring them down to just 1 basis point in the case of derivatives and 2 basis points in other cases. So this will likely help lower the overall cost. So rest, it's just a consultation paper as of now, and better impact can be assessed once things gets finalized. All right. So indeed, this could mean more investment and more boost to investment in hand of the common man. Right, definitely. जी, और कुछ और सवाल हैं जो श्रोताओं की तरफ से आते रहते हैं हमारे पास अक्सर। एक जैसे आज हम म्यूचुअल फंड्स पर देखें तो हमारे निवेशक ज्यादातर अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड्स लेते हैं। लेकिन पहले रेगुलर लेने वाले लोग ज्यादा होते थे जब केवाईसी इतना सरल नहीं था और या हमारे पास फिनटेक एप्स नहीं थे इतने। तो क्या अगर किसी ने पहले खरीदा है रेगुलर म्यूचुअल फंड और आज अगर उसे रिडीम करना चाहता है तो क्या उसे वापस उस एजेंट के पास जाना होगा या वो सीधे कर सकता है? वो बिल्कुल सीधे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको एजेंट के पास जाना है। देखिए, जो म्यूचुअल फंड के रिकॉर्ड्स में होएगा वो आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होएगा और अगर किसी भी वजह से आप उस एजेंट को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उनके पास नहीं जाना चाहते हैं दोबारा, तो सबसे आसान तरीका है आपका जो फंड हाउस है
आप उनको कांटेक्ट कीजिए। और नहीं तो अब तो MF सेंट्रल है हमारे पास, जो कि गवर्नमेंट द्वारा वेबसाइट है जो कि सारे बनाई गई है सेबी द्वारा। आप यहाँ पे जाके भी अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसीजर, आप अपना पैन नंबर डाल के ऑनलाइन लॉग इन कीजिए और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है उस पैन नंबर पे लिंक्ड, वो सारी आपको दिख जाएंगी। और वहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन का बटन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करके अपने जिस भी फंड को रिडीम करना चाहते हो उस पर करके आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जो भी पैसा है वो आपके ही बैंक अकाउंट में आएगा जो कि फंड हाउस के पास रजिस्टर्ड है जब आपने निवेश किया होगा। और अगर एजेंट के थ्रू भी रिडीम करेंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा और कहीं नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। अगर बहुत पहले भी जब भी निवेश किया होगा तो अगर आपको याद होगा तो आपने निवेश करते हुए अपने बैंक अकाउंट का एक कैंसल्ड चेक दिया होगा। उसके पीछे जो एक मेन इंटेंशन रहती है वो ये रहती है कि उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैप्चर करी जाती है और उस खाते में वो पैसे भेजे जाते हैं, तो उसी खाते में आपके पैसे ट्रांसफर होंगे। Well, Akar, we spoke about the TER, we just spoke about redemption, but I'm going just a little back very briefly. For a new investor, what are the parameters one should look into before investing in a mutual fund? Yeah. So, firstly, I would say कि just finalize on the goal and the purpose for which you want to invest. What is the horizon? Because unless you decide on that, you won't be able to decide on the asset category. So, asset class. So, if you want to invest for more than 5 years, which is the recommended minimum period if you want to go in equities, then go with an index fund to start with. Pick any Sensex or Nifty index fund. Go little, go small, go slow. Take the experience, invest for 5-6 months, see how it works, maybe do a full cycle, make a small redemption, let the money hit your bank account. Look at the NAVs, understand how they work, and then go full-fledged. And if you're investing for a shorter period, less than 5 years, it's better to go with fixed income. For fixed income, we have debt funds. You can go with a liquid fund if it's like within a year. If it's like for just few months or few weeks, you can go with an overnight fund. Or better, if you want to go like 2-3 years, you can go with a short duration fund. So, I mean, these are the very basic things which you should look at as a new investor. So what I could gauge is that, the time frame, the goals of investment are of extreme importance here. Yeah, definitely. Without that, don't proceed. And you always stress on, completing the cycle, invest, hold on, analyze and redeem for yourself to see. Yeah, because I mean, for any new investor, it gives you confidence, because if you're someone who have invested earlier in any market linked securities, then that is fine. But if you're someone that who doesn't know what equity is, what are stocks, what are shares, what are mutual funds, and you're absolutely novice, then that will give you some kind of confidence and some kind of understanding that what mutual funds are and how do they actually work. तो इसलिए पहले अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद आप निवेश करें। बिल्कुल। Moving on to the next big story of the day, global gold prices declined for the second straight week as the US dollar strengthened and investors booked profits after recent record highs. Spot gold prices in international markets slipped below the psychological level of $4,000 per ounce during the week. However, prices eventually ended the week with a fall of around 2% to end at $4,002 per ounce. और सोने पर बात करें हम आकार, अगर तो पोर्टफोलियो में एक आम निवेशक को कितना रखना चाहिए, कितना परसेंट आप सलाह देंगे? अंदाजन 5 से 10% सोना आपके पोर्टफोलियो में होना ठीक है। देखिए, जो सोने का एक कैरेक्टर है वो ये है कि वो आपके पोर्टफोलियो में एक हेज की तरह काम करता है। उसको आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की नज़र से मत देखिए। अभी सोना बहुत ऊपर है। आमतौर पे जब भी एक मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है या किसी तरीके का फेयर होता है तो सोना बहुत ऊपर जाता है, वो आपको हेल्प करता है। तो उसके लिए अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% सोना रखिए एक हेज के तौर पे, वो काफ़ी रहेगा। आकार कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत अच्छी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Listeners, before we wrap up today's show, reminder of the main headlines. Foreign portfolio investors pump in over 14,600 crore rupees into Indian equity markets in October. Domestic markets to focus on corporate earnings results, tariff news and IPOs for Qs next week. And global gold prices decline for the second straight week to around $4,000 per ounce. And that's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.